देखो भाई, कहाँ तक समझाया, मोटे मोटे तरीके से समझ लो, फटाफट तेज स्पीड से, क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चन लिखवा रखे हैं ना मेंस के, उसमें तुम आराम से लिख ले जाओगे। देखो क्या था, जलवायु का वर्गीकरण। इसमें नंबर फर्स्ट हमने मैंने कहा था इसमें दो ही चीज पढ़ेंगे हम। नंबर एक, एक तो कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण, एक थोंथवेट का जलवायु का वर्गीकरण। विश्व के जलवायु प्रदेश को ऐसे बांटा गया, और मैंने पूरा का पूरा समझाया था, बहुत अच्छा डायग्राम है। ठीक, मैंने कहा था कि भाई ये 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसकी मध्य का जो क्षेत्र होगा, ठीक, इसे हम ITC-Z कहते हैं। ITC-Z लगातार बदलता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। और उसके बाद जैसे हम जाएंगे 10 डिग्री उत्तर से, 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर। अपनी कॉपी में देखते रहो, फिर कॉपी होनी चाहिए, फिर कॉपी खोल लो फिर कॉपी है तुम्हारे पास, फिर कॉपी, तो फिर कॉपी खोल के बैठो, खाली ना बैठना, फिर कॉपी कहाँ तुम्हारी। तो फिर यहाँ क्या करने आए, कॉपी चेक करने को नहीं कहा था। ITC-Z का क्षेत्र हुआ, उसके बाद यहाँ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश हुआ, यहाँ मानसूनी जलवायु हुई, फिर सवाना जलवायु हुई, फिर मुस्तैद जलवायु हुई। ये तो समझाया था। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ का जो तापमान होगा ना 18 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा ज्यादा पाया जाएगा। यहाँ तापमान हमेशा जा रहे हैं। हाँ चले जाओ। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो जाओ, कोई दिक्कत होगी तो फोन कर दो। चलो देख लो, मानसूनी जलवायु, सवाना जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। उसके बाद ऊपर जाओगे, ऊपर जाकर तो हमारे यहाँ मिलने वाला उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा। उसके बाद ये ग्रीष्म काल, जिसे पूर्वी चीन तुल्य जलवायु बोलते हैं, इधर साइड साइड में स्टेपी जलवायु बोलते हैं। उसके बाद इधर पछुआ पवनें चलती है, इधर भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। ऊपर चले जाओगे, यहाँ तापमान 10 से लेकर 3 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोल लगे। इससे नीचे चले वाले को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोल लगे। ये सब पता होना चाहिए तुम्हें, यही सारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अगर ऊपर चले जाओगे, ये सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु बोल लेंगे, बीच में जाओगे साइबेरियन तुल्य जलवायु मिलेगी, और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु मिलेगी। सब समझाई मैंने। साइड में पछुआ पवनी चल रही, पछुआ पवनी 40 से लेकर हमेशा 60 डिग्री के मध्य चलती है, 3 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाएगा। उसके ऊपर टेगा वनस्पति पाई जाएगी, वहाँ टेगा जलवायु बोलते हैं, उसे टुंड्रा जलवायु बोलते हैं, ऊपर ध्रुवीय जलवायु बोलते हैं। तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया बात है। उसके बाद नीचे चल, उसके बाद हमने कहा था, उसके बाद हमने क्या समझाया ये भी समझ लो। हमने कहा कि जो जलवायु है ना, जलवायु का जो वर्गीकरण था वो अनुभविक हो सके, जननिक हो सके, या सांख्यिकी हो सके। तो जो कोपेन का था ना, जो कोपेन का था वो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर था, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर बताया था, मतलब इंद्रियों का प्रयोग करके बताया था कोपेन ने। और थोंथवेट ने, यही दो पढ़ने बस, और कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद जो जननिक हो वो ताप के आधार पर, एक तो ओलिवर और हेडोरे और थोंथवेट का, ये भी इसका जननिक जलवायु वर्गीकरण था। सांख्यिकी के आधार पर किसका था, आंकड़ों के आधार पर किसका था, त्रिवार्था का। उसके बाद कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हमने नहीं बना ली थी, ये तो पढ़े थे हम ना। उसके बाद मैंने कहा जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ना, ये प्योर नहीं है, जो कोपेन एक प्रकार का चोर था। पता क्यों था? मैंने कहा था जो कोपेन है ना, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, ये वनस्पति का वर्गीकरण था। किसका? कैंडोल का जो वनस्पति का वर्गीकरण था उसके आधार पर दिया गया। और कैंडोल ने कैसे बनता था अपना, पहले नंबर पर मेगाथर्मल कहा था उसने, वनस्पति कहा था, फिर जीरोफाइटिक कहा था, मीसोथर्म कहा था, माइक्रोथर्म कहा था, हेकिस्टोथर्म कहा था। ये वनस्पति थी इतनी, ये पृथ्वी की जो ये पृथ्वी का भाग है, देखो इधर साइड में लिखी हुई भी। बीच में क्या था, मेगाथर्म, फिर उसके बाद क्या था, मेकिस्टो, जीरोफाइटिक था, जीरोफाइटिक रखा है साइड में, बी करके लिखना था जीरोफाइटिक। उसके बाद उसके मीसोथर्म, फिर माइक्रोथर्म, फिर हेकिस्टोथर्म, ये तो बताया गया था। फिर इसे जो कोपेन था ना, कोपेन जो मेगाथर्म था, मेगाथर्म वाले भाग को उसने नाम पता क्या दिया जाता, ए दे दिया था। और जो दूसरे वाले भाग था ना बी, जिसे जीरोफाइटिक कहा, उसे नाम बी दे दिया था। जो सी था ना, उसे मीसोथर्म दे दिया था। और चौथे नंबर पर क्या दिया, माइक्रोथर्म दे दिया। और पांचवें नंबर पर दे दिया हेकिस्टोथर्म। ये तो बताया गया था। जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मैंने कहा था, ये ना कई बार फैल हुआ, कई बार जब इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण दिया, कई बार फैल हुआ। 1900 में, 1918 में, 81 में, 36 में, 51 में देता ही रहा। लेकिन जो दो स्टूडेंट थे ना, एक तो कीगर था, एक पोहिता, जिसमें पीहो भी बोल रहे, पीहो एनसीईआरटी की किताब में रखा हुआ, 11वीं क्लास की किताब में रखा हुआ। तो जब तुम पढ़ोगे बैठकर कोपेन का जो जलवायु का वर्गीकरण, अब जो कोपेन ने किस तरह बांट दिया, जो उसने जो मेगाथर्म था ना, उसका नाम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दे दिया। और जो हमारा जो होता ना जीरोफाइटिक, उसे नाम मरुस्थलीय क्षेत्र दे दिया। और उसके बाद जो था ना हमारा मीसोथर्म, उसे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र दे दिया। और जो माइक्रोथर्म था ना, उसका नाम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र दे दिया। यानी उसके जो वनस्पति के नाम थे ना, अपने नाम उठा कर रख दिए। और आज पूरी दुनिया में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण फेमस है। और इसको क्वेश्चन बार बार आगा लिखने को, मैंने तुम 5-6 क्वेश्चन लिखवाए थे। आया तुम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या है, उसका तुम क्वेश्चन आराम से लिख ले जाओगे। समझ में आया बात है। आज में जब मैं लोकपाल के बारे में पढ़ा रहा हूँ ना, तुम पॉलिटी में लोकपाल पढ़ा रहा हूँ, तो लोकपाल के मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा, मेंस के 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद में ग्रुपों से भेजूंगा, तो पूरा का पूरा डाटा पढ़ेगा नीचे से लेकर ऊपर तक। एक बार लोकपाल के बारे में पढ़ेगा, एक बार उसको मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, खेल खत्म लोकपाल का। समझ में आया बात है। जो भी टॉपिक पढ़ो ना, सीधा जाओ, घर जाओ, उसका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पर मेंस का क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आए हुए, गूगल पर जाकर सर्च इन हिंदी लगा के देखो, सारे क्वेश्चन कर डाल लो, एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। मेरे टॉपिक को पढ़ने का ये सबसे पहला काम होना चाहिए तुम्हारा। रोज का रोज, डेली का डेली मेंस का क्वेश्चन देख लो। कुछ भी तुम्हें पढ़ाना, कोई भी टॉपिक, उसका जो देख लो, बस जाकर मेंस का क्वेश्चन कैसा था, बस गूगल पर जाकर इन हिंदी डाल के बस
ये समझ लो तुम्हारा टॉपिक पक्का होगा। और फिर देखो इसका उत्तर कैसे चलेगा, कैसे ऐसे क्वेश्चन को तोड़कर मैं कैसे लिखूंगी, अगले क्वेश्चन को तोड़कर कैसे लिखूंगी। तेरे पास टाइम कम है, तेरे पास भी टाइम कम है, आया समझ लो। तेरी कितनी होगी, 20 क्रॉस करेगी, 20 क्रॉस करेगी, तेरी 20 होने वाली। तो जिसकी 20 और तेरी है स्टडी, तो अभी पूरा एफर्ट लगा, तो पूरा का पूरा रट फेंक दे सारा का सारा सिलेबस। और जिस पर 2-2 साल पड़े हुए ना, ये तो पूरा का पूरा रात दिन रिवीजन करने पे लगे, रात दिन रिवीजन करने पे। अभी तुम एक लड़की की बात करूंगा थोड़ी देर बाद, वो वहां पढ़ रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। एक लड़की थी मेरी स्टूडेंट थी, वो पढ़ रही BHU में। BHU में मैंने कभी कई साल पहले पढ़ा होगा उसने, अभी बता रही यहाँ का माहौल क्या है पढ़ाई का। उसने मेरी हवा संत कर दी। वो तो बताया ना उसने कि माहौल किस तरह बदल रहा है इंसान को, पूरा का पूरा। 1.5-2 घंटा मेरे साथ बात हुई, ये कह रही कुछ नहीं है वहां से, कुछ नहीं आया, सब ड्रामा। समझ में आया बात है। एक दिन, एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन फोन यूज करो, एक दिन, और उसमें भी सिर्फ मिनिस्ट्री के पेज देखा बैठ। सोच सकते हो कितना जबरदस्त डेडिकेशन है। और ये कह रहे 6 सब्जेक्ट पढ़ा, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले टीचर 6 है। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का है, कोई स्कोप नहीं है। किसी को कह दो BA कर ली, वहां तक करके दिखाओ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ऐसी की तैसी हो जाएगी। जिस दिन BA देख ली वहां की, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ UPSC के। वहां का जो प्रोफेसर है यूं कह रहा था यार भैया, हमारे यहाँ का जो प्रोफेसर है यूं कह रहा कि उसके पढ़ाए हुए 1000 IAS अभी वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। और कुछ नहीं है, सिर्फ कॉलेज, तो कोई ट्यूशन नहीं है, सिर्फ कॉलेज में पढ़ा हुआ। कॉलेज में पढ़ाया उन्होंने। अभी वहां के बच्चों ने UPPS निकाल, PCS निकाल रहा, केवल कॉलेज में आते हैं, जिस तरह तुम तेजवी वाले में जाते हो, केवल कॉलेज में आते हैं। बस पता क्या करते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं उसका पढ़ते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। और UPSC तो वहीं लिखाते हैं 7-8 में, एडिटोरियल भी पढ़ाते हैं। एडिटोरियल टीचर अलग लगा हुआ, क्या यूनिवर्सिटी देख लो, ये थोड़ा ही है। 48 बच्चों ने PCS निकाला वहां तक, उस यूनिवर्सिटी तक, इलाहाबाद तक। क्या जबरदस्त की पढ़ाई है, मुझे तो हैरान कर दिया। और यहाँ कुछ भी नहीं आती, एक एवरेज स्टूडेंट थी वो, कुछ भी। और 2-3 महीने पढ़ी। एक और लड़की थी, वो भी चली गई, वह जामिया इस्लामिया में चली गई। उसका भी हालत ऐसे ही होगा, पूरी फराटेदार अंग्रेजी बोल रही, मतलब मैं अटक अटक बोल रहा हूँ उसके सामने। मैंने कहा यार यहाँ का लेवल कुछ नहीं है, इसे यहाँ का माहौल खतरनाक खराब है। यहाँ का यहाँ रहना ही नहीं चाहिए बच्चे को। तो रहो तो फिर अच्छे माहौल में रहो। वो सब कुछ बदल दिया। अंग्रेजी में उसने बेहतरीन करी। मैंने 1 साल पहले अंग्रेजी में मेहनत करी, उसका जबरदस्त वाला कमांड बना लिया उसने। और इंग्लिश एग्जाम ना हिंदी में नहीं लिख रही, हिंदी मीडियम छात्र है, इंग्लिश में एग्जाम लिख रही। PSI और ऑप्शनल ले रखा है। मैंने कहा समझ में आ जाता तेरी, यू कह रही हाँ। मैंने कहा क्या किया, यू कह रही 1 साल तक पहले इंग्लिश में मेहनत करी, और सारा एग्जाम इंग्लिश, सारा सिलेबस इंग्लिश में पढ़ रही, क्वेश्चन पूछ रही। मतलब यू कह रही राइट टू इक्वलिटी हो, उस राइट टू इक्वलिटी क्या हो। मैंने कहा हिंदी में बता रही हूँ, उसे कन्वर्ट कर। हमारे टीचर बाई लैंग्वेज पढ़ाते हैं, सिर्फ कॉलेज है वो, कॉलेज ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का। सोच सको तुम, एक हफ्ते में 7वें दिन फोन चला गई सिर्फ। यहाँ का लड़के साथ से बैठ पढ़े, कोई लड़का बोल नहीं सकता, सिर्फ नोट्स के लिए बोल लगा। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। मतलब कितना जबरदस्त डेडिकेशन है। यहाँ हो यूनिवर्सिटी पढ़ाई यार, बताओ लोग मेरे तो क्यों लिखते हैं लोग वहां, इसीलिए लिखते और डाव पढ़ाई का। तो सारा खेल माहौल का। मैंने कहा कितने बजे उठते हो, यू कह रही सुबह को 3 बजे। मैंने कहा उसके बाद क्या करते हो, यू कह रही सुबह को पहले 1 घंटा योगा करते हैं, ताकि माइंड पूरा का पूरा स्वस्थ रहा। योगा करने के बाद ना माइंड इधर उधर नहीं भाग सकता। 3 बजे यूगारी में स्टडी 3 बजे स्टार्ट होती है। मैंने कहा कॉलेज जाते, यूगारी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती, 6 लेक्चर पढ़ाएंगे, 6 लेक्चर पढ़ाने के बाद सीधा वहीं जाएंगे, साइड में बराबर हॉस्टल, पूरे दिन बैठ कर पढ़ते हैं। मैंने कहा इंटरटेनमेंट के लिए, यूगारी नहीं मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं, बिहार की मधुबनी पेंटिंग लड़कियां। मैंने कहा यार बड़े गजब का, तुम तो हम तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, तुम बैठ कर बना रही हो वहाँ। सिर्फ मैंने कहा तैयारी कर रही है, नहीं मैं तो BA कर रही हूँ। मैंने कहा फिर मेरे दिमाग में क्या, क्योंकि यार 6 के 6 टीचर आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक UPSC के बराबर लेक्चर देते हैं। और जो सृष्टि शर्मा ना, हाँ वो लेक्चर देने है उसके सामने, अब बताओ खड़ी होगा उसके सामने लेक्चर दे रही, तुम सुन रहे, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सारा खेल तो माहौल का भाई। अब मुझे ऐसे बच्चों तो बात करना पसंद नहीं है जिसका लेवल बहुत छोटा हो। मेरा पर्सनल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब जब मैं उसके साथ बात कर रहा था, तो पहले मैं 5 या 10 मिनट तक फालतू के साथ बात नहीं करता, साइड में कर दूं, चाहे ब्लॉक कर दूं, चाहे पता लग रहा है मेरा लेवल मैच नहीं करता। उसके साथ मैंने 1.5 घंटा बात करी। 2-3 लड़की उसकी थी, उसने बता रखा देखो हमारे भैया ये वो तो तुम्हें बताइए बच्चे किस तरह कर उत्साह भरा कर रखा। ऐसा बता तो बताती रही वो ऐसी ऐसी बातें बताई जबरदस्त वाला, पूरी सबल का कमांड है उसकी। अब महीने पढ़ता कि नहीं, 7 महीने केवल पढ़ते हुए उसे, पूरे सबल पे कमांड है, वो भी इंग्लिश में कमांड है। और हिंदी मीडियम की छात्रा, 12वीं क्लास में केवल 2nd डिवीजन है, 254 नंबर का पास है। मेहनत कहाँ करी, पहले मैंने इंग्लिश सुधार ली, सुधारने के बाद पूरा एग्जाम इंग्लिश में लिख दी, पूरा टोटल एग्जाम। तो ऐसा भी है, ठीक है, तो हल्के में ले लो, समझ में आया बात है। तो ये अपना दिमाग जो थोड़ा सेंटर में लगा लो। अब घर में बता क्या है, घर की हालत, घर की हालत कैसे बताऊँ, मतलब
एक हो तो कर्जे पे लेके भेज जाएगा, 25,000 रुपये वहाँ की फीस है, उसके पेरेंट्स से कर्जे पे लेके भेज जाओ, 25,000 रुपये वहाँ की यूनिवर्सिटी की फीस है 1 साल की। अब बताओ, तुम तो फिर भी सही हो। तो सारा खेल माहौल का, कैसे माहौल बना रहे हम, समझ में आया नहीं बात? ये गाँव का बच्चा पीछे क्यों रहेगा, ये तो रहेगा वो, उसे सब चीज़ की फुर्सत है, वो हर काम कर लेगा। यू कह रही जो हम सोशल मीडिया में मोबाइल फोन का यूज़ कर रहे हैं ना, यू कह रही यहाँ के बच्चे मोबाइल फोन का इतना जबरदस्त तरीके से फायदा उठा रहे हैं ना, हर काम तो छोटा छोटा इनके मोबाइल फोन में फोल्डर बना हुआ सिलेबस का, सिलेबस का फोल्डर बना हुआ, एक भी एडवांस चीज के लिए पेज के लिए फॉलो नहीं कर सकते उसका। किसी भी बच्चे की पूरे यूनिवर्सिटी में आईडी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो मिनिस्ट्री के पेज फॉलो कर रखे, फॉलो सोच क्या गजब का यार। मैंने कहा क्यों, कह रहे टीचर सुबह से लेकर शाम तक क्यों समझाओ, टीचर एक एक के बाप एक पढ़ा हुआ, कह रहे जिसे कह दिया ना वो आईएएस बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, ऐसा टीचर पढ़ा हुआ जिसे कह दिया। तो सारा खेल भाई माहौल का, कैसा एनवायरमेंट बनाकर रखना पड़ा। तुम 10 दिन ट्यूशन छोड़ दो और 11 दिन तक रहो तो बायस हो जाओगे पूरी तरह, पक्की बात है 100%। निगेटिव आराम से धीरे धीरे घेरना स्टार्ट कर दी, जैसे मेहनत करना छोड़ दोगे तरह तरह की भांति भांति प्रकार के दिमाग में आइडिया जनरेट होगी। समझ पाए बात है? तो दुनिया में किसी महान कलाकार ने पता क्या कहा, अपने तो नीचे लेवल वाले व्यक्ति के साथ कभी दोस्ती न करो। बहुत अच्छी बात बताई सुनो मुझे बात, अपने से नीचे लेवल वाले व्यक्ति के साथ कभी दोस्ती न करो, जिसका लेवल तुम्हारे साथ मैच नहीं होता, उसको वहीं का वहीं छोड़ दो, उसी लेवल पर ही। मैंने कहा इस बात तो चलो पहले महारत हासिल है। हाँ ऐसा बदल जो तुम्हारे आसपास ही कीटाणु घूमो जाना, चक्कर में पड़ो फालतू के, किसी लायक नहीं है। जो बोल रहा है इधर को सुनो, इधर को निकाल दो। यूपीएससी काम का चल अंदर डाटा, नहीं तो वहां बैठ कर बात करना, देखना उसके बारे में सुन, सब फिजूल है, सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। 1 साल बाद ना फिर तुम यही घूमा गलियों में, वो भी यही घूमा गलियों में, फिर तुम्हारी मजाक बनागा। इसे मेरा मुंह चुप रखो बैठ कर, समझ में आया बात है? ठीक, तो मोबाइल फोन हो तुम्हारे पास, सब चीज है तुम्हारे पास, तो जबरदस्त तरीके का फायदा उठाओ। कोई नहीं समझाने, हम तो मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा। समझ में आया बात है? ठीक, और मुझे सजेशन दे रहे हो जो भी दे रहे हो, जो मुझे उठाया मैं कह रहा बस आ जाओ दिल्ली आप। मैंने कहा तरी एग्जाम होगा तो ये होगा, ठीक है जी। अब क्या कर जाना वहाँ, सब तो चीज तो है, सारा सिलेबस तो पढ़ रखा है, दूसरे सब बार वहाँ बैठ के पढ़ो भूगोल का, यो क्या किसे कहते हैं मानसूरी जलवायु, क्या उष्णकटिबंधीय जलवायु। सर में दर्द है मेरे फालतू का, टेस्ट देना होगा। मैंने कहा टेस्ट देना होगा, तैयारी कर लो मेंस की, फिर मैं देखो टेस्ट कौन सा दोबारा मेरे को, बस टेस्ट देने जाऊंगा। फुर्सत कहाँ, मैंने एक बात देख ली, जिस इंसान की जिंदगी बीजी होगी उसका ना 70% दुख गया, गया उसका 70% दुख, चाहे कैसा भी दुख हो उसके पास। और जिसकी खाली होगी ना 70% दुख आ गया, चाहे उसके पास कोई भी दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, आ चुका। नए नए आइडिया डेवलप होने लगे उसके दिमाग में, जो सिलेबस के बारे में सोचना है ना घर बैठ, ऐसा नहीं उत्तर ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे नहीं उत्तर ऐसे चल रहा होगा, उसका प्रभाव पड़ा होगा। 1-2 साल में रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। 1 साल ठोकर लगी तो अनुराधा पाल थी, 65 रैंक आई थी उसकी, नवोदय की पढ़ी हुई थी, सस्सी ये बराबर बराबर भरा हुआ हमारे यहीं से, उन्होंने पढ़ाया। ये कह रहे 1 साल तो कोर कॉलेज में वहाँ पढ़ाती थी, 1 साल तक पढ़ती रही बैठ कर। 1 साल में उसने सिलेबस की नॉलेज ले ली, हिंदी मीडियम का एग्जाम दिया, गढ़ी मीरपुर की अनुराधा पोड़वाल ना, डाल देना जाकर गूगल यूट्यूब पर जाकर, गढ़ी मीरपुर की दिया नहीं, पहली बार के में आया ही नहीं। दूसरी बार जो उसने जब जबरदस्त हिंदी मीडियम से बता रहा हूँ 2015 की बात, जब उसने दूसरी बार एग्जाम दिया और हिंदी मीडियम से लिख कर दिया, पहली बार के 65 रैंक आई, 65 रैंक। तो जो बच्चा तमीज से लगा रहेगा ना, एक ही चीज पर लगा रहेगा और अपना लक्ष्य नहीं बदलने का, उसका वो पक्का सक्सेस होना तय है उसका। जो भाग गाना अपना दिमाग सेट कर कि इधर जाना चाहिए, इधर सोचो ही ना, एक ही जगह फोकस लगा पढ़ते रहो बस। ये सिलेबस इतना बड़ा, ये कभी पूरा होगा या नहीं होगा मतलब नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, हमें तो बस पढ़ना। तो भाई पढ़ लो यार, काम आ जाएंगे 2-4 अक्षर, जिन्हें टाइम नहीं मिलता उसको पूछ देखो, आज मैंने तेरे पास तो पूरा टाइम है, समझ में आया नहीं बात ये? अब जिसके 2-3 साल निकट जा एक बार, तो बतागा तुम्हें क्या हो, हालत कितनी खराब हो जा। जब जब मेंस का पेपर दे ना बैठ कर बच्चे मुखर्जी नगर में, तो मेंस का पेपर खत्म हो ना, मेंस का पेपर दे आया तो इतने इतने रिजल्ट, इतने इतने नोट्स लगा ना, रद्दी के भाव बेचता पाओ जा मुखर्जी नगर में, साइड में कबाड़ी वाला दिखाई देगा लेता हुआ। अगले दिन जैसे पेपर देके निकला, पता लग रहा है किसी काम का नहीं आता ना, अप्रासंगिक सामग्री पढ़ रहा था, चट लग जा, किसी काम का ही नहीं है वो, हो जो बस दिमाग में और एक पेन हाथ में और कापी सामने खाली पड़ी हुई। समझ में आया बात है? बच्चे मेरी साथ खड़ी होकर बैठकर डिबेट कर रही, मेरी छात्रा, यू कह रही बताओ राइट टू इक्वलिटी क्या है। मैंने कहा तेरा PSIR ऑप्शनल है, फिर भी मैंने उसको तोड़ तोड़ कर तुम्हें बताऊं, मुझे रुकने देता है नहीं।
है नहीं। और ये इस बात मुझे कभी भी सहन नहीं है कि मैं दौड़ता हुआ मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मेरे साथ नहीं करेगा ऐसे। फिर मैंने तोड़ तोड़ कर उसे बता दिया। मैंने कहा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जाता था राइट टू इक्वलिटी का 1 डिग्री ज़्यादा और हमारे एक में कम। इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया उसको, समझ पाया बात है। तो तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, अपने अपने ऊपर मेहनत करनी शुरू कर दो, नहीं तो किसी लायक नहीं बचोगे, जितने हैं उतने भी खत्म हो जाओगे। समझ यही बात है। ये अगर यहाँ 100 पाए ना तो यहाँ नीचे आके 0 पे चले जाओगे, कोई नहीं पूछनेगा। मार्केट में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं जानता तुम्हें, चाहे कुछ कर लो। समझ में आया बात है। बात पता किसकी हो, उसकी हो जिसमें कुछ बात हो, तेरे में कुछ बात नहीं है अभी। समझ में आया। तो अभी अभी मौका तेरे पास पूरा 1.5 साल 2 साल पूरा लगा दो। अगर ये पहले साल में तैयारी नहीं हो रही ना तो दूसरे साल में तो सिलेबस को भरमार मात्रा में पूरा तैयारी करके जब पेपर देने जाओ, पूरे सिलेबस खोज खोज कर। मोबाइल फोन तुम्हारे पास है ना, सब हो तुम्हारे पास। फिर एक ही चीज़ की कमी, वो हो लगन। समझ में आई बात यार। तब तक वन या नहीं ना तब तक कुछ नहीं होने का, कहीं खुल नहीं चले जाए किसी दुनिया की किसी कोने में, कोई फायदा नहीं है। समझ बात। सुनते रहो इधर का उधर का उधर का इधर का उधर का इधर का, चलता रहेगा सब जो चल रहा है। तो बकवास बाजी है। एक दूसरा मार करता, मार्कर लिखा उधर, मार्कर रखा होगा ब्लू कलर का, मार्कर लिखा रखा जाए इधर, मार्कर रखा हो। तो ऐसा ऐसा छात्र पढ़ा हुआ, मतलब तो मुझे हैरान हो पड़ा दिया ऐसा कैसे हो सकता, सोचता रह गया। इतने नॉर्मल स्टूडेंट, इतने हाई। अभी यहाँ पढ़ने वाली तुम्हारे साथ C-SET पढ़ने वाली 2-3 लड़कियाँ, और तुम नहीं बराबर बैठना तो पता लगा तुम्हें क्या है करने को। C-SET है कुछ नहीं, कमजोर है बहुत, पढ़ने में बहुत कमजोर है, ऐसे समझ। लगन बहुत, बेशुमार लगन। पढ़ने में छात्र कमजोर हो चल जाएगा, लेकिन लगन होनी चाहिए। जिसके अंदर लगन होगी ना वो तो कर ले जाएगा, चाहे कुछ भी करा लो। कमजोर छात्र चल जा, कमजोर छात्र होशियार बना जा सके। जिसके अंदर लगन नहीं है ना उसके अंदर लगन डालना मुश्किल हो। अब यहाँ क्लास में कौन नहीं है, वे नहीं है जिसके अंदर लगन नहीं है, चाहे कितना भी होशियार है। घर बैठे कुछ भी कह रहा है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे तो ये परसेंटेज था, ऐसा था वैसा था। बैठ बराबर पता लग जाएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, 8-10 मिनट में खेल पता लग जाएगा कितना होशियार था। सोच के 4 लाइन लिख सकता, समझ में 4 लाइन लिख नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता किसी के सामने। ठीक है, 1 लाइन के फैक्ट ये जमाने चले गए कि इंडिया गेट कहाँ सी, दिल्ली में है। समझ में ना, कोई महत्व नहीं है। तो पढ़ लो भी कह रहा मौका, ठीक। तो तुम तो यंगेस्ट फॉर्म हो, यंगेस्ट फॉर्म का इंसान बहुत ज्यादा पावर। हम तो चलो बहुत सिंसियरिटी समझदार इंसान है, सोच के कदम उठाओगे। तुम्हारा तो ये हिसाब है, तुम तो गाइड करने वाला इंसान है, जो पहले ठोकर खा रहा तुमको बता रहा ये यहाँ इधर को नहीं, इधर को इधर को इधर को चलो, लिख ही नहीं पाने तुम। चलो भाई चलो पढ़ लो। अच्छा, मरुस्थलीय जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। मरुस्थलीय जलवायु हमारी 2 होगी, एक तो शुष्क होगी, एक कौन सी होगी, अर्धशुष्क। उसके बाद बताया मैंने बी का मतलब क्या हो, मरुस्थलीय के लिए हमने इसमें तो बी वाला पॉइंट उठा लिया था। बी वाला, बी का मतलब मरुस्थलीय हो, सी का मतलब उपोष्ण हो, और डी का मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो, ई का मतलब हो शीत कटिबंधीय क्षेत्र जिसे हम ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं, हैकिस्टोथर्म। देखो यहाँ बी है ना, साइड में डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू का मतलब शुष्क होगा, एस का मतलब अर्धशुष्क होगा। जैसे पृथ्वी का इधर वाला भाग है, अगर इधर वर्षा होगी ना, शुष्क भी हमारा 2 प्रकार का होगा। शुष्क भी हमारा 2 प्रकार का, तापमान के आधार पर। जहाँ 30 सेंटीग्रेड तक तापमान ज्यादा होगा उसको हॉट बोल लेंगे, हॉट के नाम का एच लिख देंगे। जहाँ 30 सेंटीग्रेड तक कम होगा उसको के लिख देंगे, के कोल्ड के नाम का के लिख देंगे, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद मैंने बताया था हाँ SH के लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो, अर्धशुष्क। इसका क्या मतलब हो, अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय ठंडा क्षेत्र, शीतरक क्षेत्र। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ ये गर्म क्षेत्र होगा ये। उसके बाद यहाँ साइड में ये शुष्क क्षेत्र होगा, ये शुष्क क्षेत्र शीत होगा और शुष्क क्षेत्र गर्म होगा, गर्म होगा और ठंडा होगा। ये बताया गया था नहीं बताया गया था। उसके बाद यहाँ साइड में आ जाओ, ये मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में बताया था, ये तो बताया था और कुछ नहीं बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कुछ शब्दावली हम यूज करेंगे, जैसे एफ का मतलब फुल ईयर रेन होगा, वर्ष भर वर्षा। एस का मतलब क्या होगा, समर इज एरिड होगा, शुष्क ग्रीष्म ऋतु होगी, विंटर इज एराइड होगा, शुष्क शीत ऋतु होगी, मानसून टाइप होगी, एम का मतलब मानसून टाइप जलवायु होगी। और उसके बाद जी का मतलब होगा गंगा प्लांट्स होगा, टी का मतलब छोटे वाले का मतलब टैगा होगा, और बड़े वाले टी का मतलब टुंड्रा होगा, टुंड्रा वनस्पति। उसके बाद ये भी बताए गए थे जहाँ स्मॉल ए आ जा उसका मतलब होगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ज्यादा, जहाँ बी आ जा उसका मतलब होगा वहाँ 10 से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में तापमान है, जहाँ सी आ जाएगा वहाँ 3 से लेकर 10 के बीच में तापमान है, और जहाँ डी आ जाएगा वहाँ 3 से कम तापमान, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम होगा। ये तो बताया गया था। उसके बाद हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। मैं मोटे मोटे तौर पर सारा रिविजन करवा रहा हूँ तुम्हारा का। व्लादिमीर कोपेन जर्मन के
जर्मनी के जलवायु शास्त्री थे, इन्होंने अनुभाविक उपवन के आधार पर ना तापमान एवं वर्षा वनस्पति को आधार मानकर जलवायु का वर्गीकरण किया था। मैंने कहा 3 चीजों का आधार माना था। नंबर 1 अनुभाविक मॉडल था इनका एक, तो उसके बाद तापमान को आधार माना था इन्होंने, वर्षा को और वनस्पति को आधार मानकर इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया था। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ एफ का मतलब क्या हो, ए का मतलब तो होगा उष्णकटिबंधीय, पीछे समझाया भी देखो, यहाँ ए का मतलब उष्णकटिबंधीय हो, समझ आई बात है। जो कैंडोल का था ना, कैंडोल का देखो यहाँ ए का मतलब बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैसे मेगाथर्म बोल रहा था, यहाँ लिख भी रखा है मैंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ए का मतलब, ठीक। उसके बाद एफ का मतलब क्या, फुल ईयर रेन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां साल भर वर्षा होती रहती है। और तो साल भर वर्षा यही तो होगी, विषुवत रेखा के आसपास नहीं होगी साल भर वर्षा। इसे तो मैं ITC बोल लेंगे, 5 डिग्री उत्तर में 5 डिग्री दक्षिण में, ऊपर से यहाँ व्यापारिक पवनें चलती रहती है, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं। ये व्यापारिक पवनें चलती रहती है ना, इस भाग में उठती आती है, इस भाग में आती है, ऐसे टकराती है और ऊपर उठ जाती है, जहाँ निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ये मैंने तुम बहुत अच्छी तरह लिखवाया था। और ऊपर बादलों का निर्माण करती है, जैसे बादलों का निर्माण करती है इस इलाके में बादलों का निर्माण करती है। उसके बाद धीरे धीरे जब वायु ठंडी होती है, साइड में आकर ऐसे चली जाती है और ऐसे चली जाती है और वर्षा करती है, घना घोर मात्रा में वर्षा करती है। इस यहाँ ITC की मैंने तुम बहुत सारी विशेषताएं बताई थी, इस ITC की बहुत सारी विशेषताएं। मैंने कहा यहाँ ना भूमध्य, मैंने कहा भूमध्य रेखा में 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाया जा। यहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड तथा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है, इनके विचरण का क्षेत्र होता है, यहाँ साल भर वर्षा पड़ती रहती है। मैंने बताया था दैनिक तापमान, दैनिक ऋतुओं में परिवर्तन नहीं पाया जाता है यहाँ से। उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ 7 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक ग्रीष्म ऋतु रहती है, और 2 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ वर्षा ऋतु रहती है, और 7 बजे से लेकर सुबह शाम 7 बजे तक शीत ऋतु रहती है। यहाँ तक आया समझ में। हीट इंडेक्स के कारण यहाँ मानव के लिए अनुकूल नहीं आए। मानव के लिए अनुकूल क्या होगा, जहाँ 60 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक आर्द्रता हो ना, जो समझो वहाँ मानव रह नहीं सकता। 60 डिग्री हो अगर आर्द्रता, वहाँ मानव रह सकता, अनुकूल हो। 60 डिग्री से कम होगी तब भी प्रतिकूल हो। ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र ITC वाला, बहुत सारी चीजें लिखी थी, लिखी थी नहीं लिखी थी यहाँ से, और यहाँ तक लिख दिया था मैंने, यहाँ तक बस। ये भी तो समझा रहे हो। हाँ ये बस दलदली निर्माण वाला। अत्यधिक सघन होने के कारण यहाँ वर्षा ताप सह नहीं सकते, पहुंच नहीं पाता, ये तो बताया था, ये पूरा समझाया था पेड़ वाला समझाया था। अब हम क्या पढ़ने वाले, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, क्योंकि यहाँ तक सवाल पूछा हुआ। उसके बाद हम यहाँ जहाँ तक चलेंगे उधर मैंने मैप बना रखा, बहुत अच्छा देख कभी आए हुए, ठीक। उसमें बहुत सारी बातें समझा रखी मैंने, समझ लो, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन लिखोगे तुम, वो मुरुस्तर वाला क्वेश्चन यहाँ से तुम आराम से लिख ले जाओगे। देख लो, ये हमारा महाद्वीप होगा, कॉन्टिनेंट होगा, ये तो हमारा महाद्वीप होगा। वह महाद्वीप क्यों, अरे महाद्वीप के ना, मैंने कहा महाद्वीप ऊपर से हमारे जो 30 डिग्री के अक्षांश के आसपास तक व्यापारिक पवनें चलती है, ये व्यापारिक पवनें, ये हमारा पृथ्वी हुई, ये हमारा अर्थ होगा, अर्थ हुआ हमारा। उसके बाद यहाँ 0 डिग्री अक्षांश हुआ, ऊपर जाओगे तो 5 डिग्री अक्षांश होगा, यहाँ भी 5 डिग्री अक्षांश होगा कि नहीं होगा। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ ऊपर तो कौन सी पवनें चलती है, व्यापारिक पवनें, इधर तो कौन सी पवनें चलती है, व्यापारिक पवनें। इन्हें बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, इन्हें बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ये यहाँ चलती है और विषुवत रेखा के पास पहुंचती है, और यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र होगा, निम्न दाब का क्षेत्र होगा तो ऐसे जाएगी और ऐसा करके ऐसे उठ जाएगी, इसे हम फेरल का नियम बोलते हैं। ऐसे चलती है पवनें, ऐसे चलती है और ऐसे करके ऐसे उठ जाती है, इसे बोलते हैं फेरल का नियम। फेरल, और फेरल के नियम के ध्यान में फिर बादल बनाती है और घना घोर मात्रा में वर्षा करती है, और यहाँ विषुवत रेखा के आसपास सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है। मैंने कहा यहाँ ना जो पेड़ पौधे हो, मैंने ऊपर तक उनके अंदर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता और वर्षा पड़ती रहती है, तो दलदली क्षेत्र बन जाता है। जहाँ दलदली क्षेत्र बन जाता है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी वहाँ ना सर्वाधिक वहाँ दलदली क्षेत्र पाया जाएगा, और वहाँ फिर रेंगने वाली जीव पाई जाएगी। बहुत सारी विशेषता बताई थी मैंने तुम्हें ITC वाले भाग की, आया समझ में। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानसूनी जलवायु पढ़ने वाले। जो हमारा महाद्वीप हो ना, महाद्वीप कोई भी महाद्वीप हो हमारा, जब साइड से व्यापारिक पवनें चलेगी ना, व्यापारिक पवनें इस भाग में पहुंचेगी, सुन लो ध्यान लगाकर। व्यापारिक पवनें जब पहले ना महाद्वीप के पूर्वी भाग में पहुंचेगी, इधर देख लो, व्यापारिक पवनें जब भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में पहुंचेगी, पूर्वी भाग होगा, ये महाद्वीप होगा, इस महाद्वीप का पूर्वी भाग होगा। व्यापारिक पवनें जब महाद्वीप के पूर्वी भाग में पहुंचती है, वहां सर्वाधिक मात्रा में वर्षा करती है। और तो जिस भाग पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा करती है ना, यहाँ तो व्यापारिक पवनें जो होगी उनके अंदर नमी तो बहुत अधिक मात्रा में होगी, जब नमी बहुत अधिक मात्रा में होगी तो यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र होगा, जब निम्न दाब का क्षेत्र होगा वो पवनें ऐसे करके ऊपर उठ जाएगी, आर्द्रता युक्त होगी, में ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करेगी, फिर गुप्त उष्मा छोड़ देगी, इस तरह करके बारिश, सर्वाधिक मात्रा में बारिश होगी। उसके बाद धीरे धीरे ना जैसे जैसे ये व्यापारिक पवनें आगे बढ़ती रहेगी, इसके अंदर आर्द्रता की मात्रा कम होती है। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे सवालों पे परमाए हुए हैं। ये व्यापारिक पवनें धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ती है ना, महाद्वीप के पश्चिमी भाग की ओर बढ़ती है, तो इनके अंदर ना आर्द्रता रहित होने लगती है। जो पहले आर्द्रता युक्त थी, पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जाने पर इस भाग में जैसे पहुंचती है, जो वाला भाग ना धीरे धीरे सूखे के चपेट में जाता है। समझ बात है, आर्द्रता युक्त ना होते आर्द्रता रहित हो जाता है। ये वाला भाग, बीच वाला जो भाग होगा आर्द्रता क्या हो जाएगा, रहित हो जाएगा।
समझ में आया बात? या और जो पश्चिमी वाला भाग होगा इसका तो बहुत बुरा हाल होगा, पश्चिमी भाग वाले जो पश्चिमी वाला भाग होगा इसका तो इतना बुरा हाल होगा, यहाँ वर्षा की मात्रा पहुंच नहीं पाती बिल्कुल भी। जब यहाँ वर्षा की मात्रा पहुंच नहीं पाती तो महाद्वीप के अंदर पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। जिसका तो ये बताओ व्यापारिक पवनों के कारण मरुस्थल का निर्माण हो क्या? क्यों हो, कैसे हो? जब हम पवनें चलती है ना महाद्वीप के, जो इसमें लिखना भी होगा ऐसे ही लिखोगे, व्यापारिक पवनें पृथ्वी में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास से व्यापारिक पवनें चलती है। ये व्यापारिक पवनें की महाद्वीप के पूर्वी भाग पर टकराती है। जब पूर्वी भाग पर टकराती है तो इनमें ये आर्द्रता युक्त होती है, इनमें सर्वाधिक मात्रा में नमी पाई जाती है और महाद्वीप के किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग पर घनाघोर वर्षा करती है। ये व्यापारिक पवनें जब महाद्वीप के पश्चिमी भाग की ओर बढ़ती है तो इनके अंदर आर्द्रता नमी रहित होने लगती है या आर्द्रता रहित होने लगती है, तो कम मात्रा में वर्षा करती है। इसके मध्य वाले महाद्वीप के मध्य भाग में समाना क्षेत्र पाया जाता है। इसे कई अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। समाना घास भी हो, पढ़ा है मैंने, तुम उसमें पढ़ाया उसमें उत्तराखंड में। तो ये पवनें जब महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पहुंचती है तो यह भाग पूरी तरह आर्द्रता रहित हो जाता है, यह पवनें पूरी तरह आर्द्रता रहित हो जाती है और महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं है? यह बात लिख कर दिखा दोगे मुझे? एक काम करो, ये वाला डायग्राम बनाओ और जो मैंने बात बताई ना भी मुझे इस हेडिंग में लिख कर दिखाओ। अभी जाओ, चलो देख लो। व्यापारिक पवनें वाली है, ये व्यापारिक पवनें जैसे महाद्वीप की ओर बढ़ने वाली होगी तो दो भागों में बढ़ जाएगी। कितने? नंबर फर्स्ट, एक को हम कहते हैं सागरीय मानसूनी जलवायु, नंबर 2 सवाना तुल्य जलवायु। अब हम समझने वाले कि जो सागरीय मानसूनी जलवायु हो इसकी क्या विशेषता होगी और जो सवाना तुल्य जलवायु होगी ये वाली उसकी क्या विशेषता होगी और ये कहाँ कहाँ पाई जाती होगी, उस स्थान का नाम भी बताओ। इसीलिए मैं पहले वर्ल्ड मैप बना दिया हूँ। मैपिंग मेरी अच्छी नहीं है, मैपिंग्स, और दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? मैपिंग और शॉपिंग, तो मुझे दोनों से नफरत है। किस तक? मैपिंग और शॉपिंग, हाँ दोनों से नफरत। क्या कह रहे? क्या? मैपिंग और शॉपिंग दोनों मुझे पसंद नहीं है, फैक्ट तो मुझे पसंद है। क्या कह रही? प्लीज डोंट इंडिविजुअली कमेंट। देखो ये हमारा अमेरिका, ये हमारा दक्षिण अमेरिका, जानते हो तुम अच्छी तरह। मुझे बता देना पहले ही समस्या खड़ी होने वाली है। मैंने पहले मैप पढ़े थे, लेकिन मैंने पूरी तरह नहीं पढ़ाया। मैंने भी मैं एक मैप को ना मैं सिर्फ 10 दिन बिताने वाले, 10 दिन पूरे मैप के ऊपर एक ही मैप को, एक कॉन्टिनेंट को पकड़ोगे उसकी सारी धज्जियां उड़ा देंगे 10 दिन मैप के ऊपर। मैप ये महाद्वीप कितने हमारे कॉन्टिनेंट कितने? 7 और 7 2 70 दिन पूरे बिताएंगे मैप के ऊपर। जिंदगी में कभी ना तुम यही मैप ही नहीं खोलने पड़ने के, बैठे बैठे आंख मीच कर तब भी नक्शा बना देंगे पूरे वर्ल्ड का, किसी भी महाद्वीप कॉन्टिनेंट। इससे बेस्ट क्या होगा? ठीक, लेकिन इधर कब 70 दिन कैसे बिताने वाले? तुम स्वयं ही बिताने वाले, मेरे साथ नहीं बिताने वाले, तुम स्वयं ही। समझ में आया? चलो देख लो इधर साइड में, तुम महाद्वीप होगा तो कॉन्टिनेंट नहीं आएगा हमारा, ये महाद्वीप नहीं है हमारा। ये महाद्वीप का जो कनाडा वाला भाग हो, कनाडा वाले अंकल जी, जो कनाडा वाला भाग होगा वो पूर्वी भाग है ना महाद्वीप का, पूर्वी भाग नहीं होगा सर, जहाँ वाशिंगटन डीसी पड़ता, न्यूयॉर्क पड़ता, न्यूयॉर्क। मेरे सपना में न्यूयॉर्क जाऊँ, पता नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो नहीं, गरीब जीवन घट जाएगा। आप देखिए यो हमारा देख रहे हो यहाँ साइड में, ये वेनेजुएला नहीं है, वेनेजुएला ये महाद्वीप नहीं है दक्षिण अमेरिका, इसका पूर्वी भाग नहीं है, पूर्वी भाग। अच्छा, किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग को जो जलवायु पाया जा उसे सागरीय मानसूनी जलवायु नहीं कहते। इसका मतलब जो अमेरिका होगा, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग होगा वहां जो जलवायु पाई जाएगी वो सागरीय मानसूनी जलवायु नहीं होगी। किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग पर सागरीय मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती। ये सुन लो। उसके बाद ध्यान थोड़ा सा इधर जाओगे साइड में तो कौन सी जलवायु पाई जाएगी? सवाना। अभी बताओ, यहाँ सूडान नहीं पड़ता बीच में, सूडान दक्षिणी सूडान जो हमारा यूएनओ का 193वां सदस्य नहीं है, याद आएगी वो यही तो आया समझ में। और जो ये बताओ, यहाँ जो महाद्वीप का जो पूर्वी भाग पर सागरीय मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती। इधर चले आओगे तो यहाँ इस स्थान पर इसे हम सूडान तुल्य जलवायु कहते हैं। तो सवाना तुल्य जलवायु को हम सूडान तुल्य जलवायु भी कह देते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार ऐसी जलवायु को महसूस करा गया सूडान के अंदर, तो नाम रख देगा सूडान तुल्य जलवायु। तुल्य का मतलब बराबर हो, सूडान के बराबर जलवायु।
नाम रखा गया बस। ये तो समझना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाओ, नहीं तो कठिन बहुत है चैप्टर, याद रखना बातें, इसे तोड़ तोड़ पढ़ाया जा रहा। तो बताओ ये महाद्वीप दिखाई दे, ये हमारा भारत नहीं है, प्यारा प्यारा भारत, ये यहाँ बंगाली की खाड़ी नहीं है। अब बंगाली की खाड़ी तो मानसून नहीं उठता, वो पूरी विभाग बन जाता। ये तो इंडिया, यहाँ से बंगाली खाड़ी तो मानसून उठेगा, पूरी विभाग में जाकर इस भाग में घना घोर वर्षा करेगा, करेगा नहीं करेगा, धीरे धीरे इस वाले भाग में पूरी विभाग में वर्षा कर देगा। और धीरे जब तक यहाँ तक पहुंचेगा ना राजस्थान के पास तक, तब तक ना उसके अंदर आर्द्रता रहित हो चुका होगा। महाद्वीप के इस वाले भाग में जो जलवायु पाई जाएगी, थोड़ी शुष्क जलवायु पाई जाएगी, और यहाँ तो पूरी तरह सूखा हो चुका होगा। ये भाग में पूरा पूरा मरुस्थल में तब्दील हो चुका होगा। ऐसा ही तो हो। इसका मतलब जो कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण किया गया ना, वो गलत नहीं है। आया समझ में? इसका मतलब अगर उसका वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण करा जाना, तो वास्तव में वो सही प्रमाणित होता दिखाई दे रहा। समझ में आया बात? यह क्यों उसने जो बताया ना, वो एकदम करेक्ट बात बताई कि व्यापारिक पवनें चलती है, महाद्वीप की पूर्वी भाग पर जाती है और टकराती है, उसकी पूर्वी भाग में जाकर घना घोर वर्षा करती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसके अंदर आर्द्रता रहित होने लगती है, और आगे बढ़ती है तो जो महाद्वीप के पश्चिमी वाले भाग होते हैं, और वे ना सूक्ष्म वहाँ जो वायु पहुंचती है उसके अंदर आर्द्रता रहित होती है, और इस तरह करके वो भाग ना पूरा पूरा सूक्ष्म मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। आया समझ? जब मरुस्थल भी एक बहुत बड़ी समस्या, तुम एडिटोरियल पढ़ा होगा, कभी बार पढ़ा कि देश के अंदर ना मरुस्थलीकरण लगातार बढ़ता चला जा रहा, सूखा पड़ना। समझ में आया? इसके बाद हम मेंस के बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें मेंस में आए हुए प्रश्न जो लास्ट में तुम दे रखे, सब डिस्कस करेंगे। इतना बताओ, समझ में आया? ये ब्राजील नहीं है, ब्राजील का जो पूर्वी भाग होगा, इस पूर्वी भाग में जो जलवायु पाई जाएगी वह सागरीय मानसून जलवायु नहीं होगी। जैसे इधर यहाँ साइड में जाओगे बीच में अर्जेंटीना के पास वाले क्षेत्र में, तो जब वहां जाओगे तो वहां जो जलवायु मिलेगी वह कौन सी जलवायु होगी? वह होगी सवाना जलवायु, मिलेगी नहीं। उसके बाद जैसे यहाँ तुम यूरोप में जाओगे, यहाँ उत्तर वाले भाग में, यहाँ यूरोप में जाओगे बीच में, यहाँ जो जलवायु मिलेगी बीच में साइड में मिलेगी, यहाँ जो जलवायु मिलेगी साइड में, तो वह तो हमारी सागरीय मानसून जलवायु होगी पूर्वी भाग पर। जैसे इधर बढ़ोगे यहाँ बीच में, जहाँ साइबेरिया वाला क्षेत्र होगा, यूक्रेन वाला भाग होगा, वहां से उसमें जो जलवायु मिलेगी वह सवाना तुल्य जलवायु मिलेगी सवाना तुल्य जलवायु। ये तो कहता हूँ पढ़ा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे कैसे सर इसके बारे में? अच्छा आ जाओ, सागरीय मानसूनी जलवायु के बारे में लिखोगे और लिखोगे सवाना तुल्य जलवायु के बारे में। आया समझ? चलो और लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सागरीय एक का मतलब ये बता दो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा नहीं। इसका मतलब अभी हम केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब तक हम एक ही बात कर रहे हैं, जो कोपेन के द्वारा 5 भागों में महाद्वीप को बांटा गया था ना, उसके अंदर जो पहले वाला, अब तक हम उसके अंदर ही पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ही घुसे हुए हम। एक का मतलब समझ गए? एक का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। किस बात में मुस्कुरा रहे हो आप? क्या हुआ मुझे बताओ ना, मुझे हंसी आने आती कई दिनों का सही में। एम का मतलब क्या हो? मानसूनी टाइप। डब्ल्यू का मतलब शुष्क। अच्छा, ए का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, एम का मतलब मानसूनी जलवायु, डब्ल्यू का मतलब शुष्क शीत ऋतु, विंटर इज अराइव्ड। अच्छा, इसका अगर तीनों को मिला दो इसका नाम क्या बन जाएगा? देख लो, एमडब्ल्यू। इस तरह का वहां क्वेश्चन में दिखाई दे प्री में, एमडब्ल्यू कौन से प्रकार की जलवायु होगा? ए का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, एम का मतलब मानसूनी जलवायु, डब्ल्यू का मतलब शुष्क शीत ऋतु। तो नाम क्या बन जाएगा? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु शुष्क शीत ऋतु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु यानी ना शुष्क शीत ऋतु। कितना बड़ा नाम, ये नाम ही तो बनाने में कठिन है कोपेन का। और कोपेन तो बस इतने बड़े नाम को ना एमडब्ल्यू लिख दिया। आ समझ में? तो वो तो वहां एमडब्ल्यू का प्रयोग करेगा, तो समझना होगा कौन से प्रकार की जलवायु। अच्छा, मानसूनी जलवायु थी ना। अच्छा, मानसूनी जलवायु थी और 2 भागों में बटी हुई थी। अच्छा, कौन, जब व्यापारिक पवनों के द्वारा जो जलवायु 2 भागों में बांटा गया था, एक सागरीय मानसूनी जलवायु, एक सवाना तुल्य जलवायु। समझ में आया? तो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु और शुष्क शीत ऋतु, इनका सबका मतलब ये एमडब्ल्यू कहते हैं। अब इसकी विशेषता समझना। यह जलवायु, यह कौन सी? सागरीय मानसूनी जलवायु। ये दूसरा नाम क्या होगा? उष्णकटिबंधीय मानसूनी शुष्क शीत ऋतु। महाद्वीप के पूर्वी तट पर पाई जाती है। महाद्वीप के कौन से तट पर पाई जाती है? पूर्वी तट पर। बात सही है गलत? मैप में इधर भी दिखा सकते हो बनाते, क्योंकि वहां तुम्हें लिखना पड़ेगा, मेंस का क्वेश्चन इससे पक्का आता। आया समझ में? इतना सा लिख कर नहीं, इतना सा नहीं बनाएगा, धीरे धीरे आगे करके 1-2 लाइन लिख कर अलग अलग मैप बनाते चले जाओ। अगर नहीं लिख सकते ना, तो मैप बनाकर धीरे धीरे समझाते चले जाओ कि सागरीय मानसूनी जलवायु पूर्वी भाग पर, पश्चिमी भाग पर ये। तो जियोग्राफी मैप भी काम कर जा। एक बार बस रिविजन हो जाए जबरदस्त वाला, ठीक? फिर तो हो जाएगा काम, घबराओ मत बिल्कुल भी।
लेकिन एक ही बात बताऊं तुम, चाहे कुछ भी हो जा, टारगेट नहीं बदलना। आया समझ में? क्या नहीं बदलना? कुछ भी। दुनिया दुनिया ना इधर की इधर हो जा, इधर चला जा, दुनिया इधर चली जा, लेकिन टारगेट नहीं बदलना। जो बच्चा मस्तिष्क में बैठे बैठा टारगेट बदलने की कोशिश करेगा, पतन उस दिन ही शुरू हो जाएगा उसका, उस दिन ही शुरू हो जाएगा उसका पतन। करने की कोशिश करेगा, ये समझ जाओ, करने की कोशिश भी करोगे ना, जिन्हें एक बार मैंने सिलेक्ट समझ लिया हो और उसकी वैल्यू समझ में आएगी, तो समझो उसके बाद जिंदगी में कभी कुछ पसंद नहीं आने वाला। इसका हाल आर्मी की भर्ती की तरह है। एक बार जो उसमें चला जाना, तो जब तक उसके 5 साल बर्बाद नहीं होते ना, तब तक उसकी तैयारी करो जाएगा वो। आया समझो? इतना बुरा हाल हो। तो यह जलवायु बताओ, ये जलवायु हो गया महाद्वीप के कौन से भाग बजाएगी? पूर्वी तट पर महासागरीय धाराओं द्वारा पूर्वी तट पर निम्न दाब का अक्षेत्र विकसित होता है। तो बताओ, महासागरीय धाराएं चलती रहती है, महासागरीय धाराएं, तो यहाँ पूर्वी तट पर कौन सा क्षेत्र विकसित हो? पूर्वी निम्न दाब का। और जब निम्न दाब का क्षेत्र होगा तो वायु आगी, व्यापारिक पवनें आगी, ऐसे आकर वापस आकर ऐसे उठ जाएगी। ये किसका नियम हो? फेरड का। अच्छा, किसी का नाम रखा था फेरड। अच्छा, निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होने से आर्द्रता युक्त पवनें महाद्वीप के पूर्वी भाग तट पर वर्षा कराने में सहायक होती है। वही तो बात लिखी हुई, पूर्वी तट पर आर्द्रता युक्त पवनें होगी, महाद्वीप के पूर्वी तट पर वर्षा कराने में सहायक होती है। देखो जब मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था, तुम बताया था नहीं, इस भाग पर जबरदस्त मात्रा में वर्षा हो। आया समझ में? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया ने इस वाले भाग पर, यहाँ मेडागास्कर द्वीप, इस पूर्वी भाग पर जहाँ होर्न ऑफ अफ्रीका पाया जा, जबरदस्त मात्रा में वर्षा हो। जैसे जैसे इधर बढ़ते चले जाओगे ना, ये भाग सूखे में चला जाएगा, ये तो सारा प्रदेश पाया जा। कौन सा प्रदेश? सहारा प्रदेश। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम? कौन सी बात फंसी यार, मुझे एक बार बताओ। तो ये तो पूछ रहा मैं, कौन सी बात फंसी यार? यह जलवायु निम्न क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? निम्न क्षेत्र कौन कौन से? नाम लिखे हुए साइड में। यह जलवायु देखो कहाँ पाई जा, निम्न क्षेत्र कौन कौन से में? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, यहाँ वेनेजुएला के अंतर्गत, उसके बाद यहाँ देख लो ब्राजील के अंतर्गत, अफ्रीका के पूर्वी भाग के अंतर्गत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है जलवायु, जो दक्षिण एशिया के अंदर पाई जाती है जलवायु। समझ में आई बात है? यहाँ लिखा हुआ ना निम्न क्षेत्र पाई जाती है, ये निम्न क्षेत्र के नाम लिखते हो। नंबर 1 ये उत्तरी अमेरिका, नंबर 2 ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील, वेनेजुएला, उसके बाद दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग ऐसा कह सकते हैं, उसके बाद दक्षिण एशिया जहां भारत आता होगा, उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया इसके अंतर्गत लिख सकते हो। अब कौन सा रहा? सवाना तुल्य जलवायु। अब बताओ, ये व्यापारिक पवनें जैसे जैसे महाद्वीप के पश्चिमी भाग की ओर बढ़ती है तो इनके अंदर आर्द्रता कम होने लगती है। लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। उसके बाद जो जलवायु पाई जाती है उसे सवाना तुल्य जलवायु या सूडान तुल्य जलवायु कहा जाता है। कोई लिख सकते हो? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्या क्या कहा जाए? सवाना तुल्य जलवायु या सूडान तुल्य जलवायु कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ गए हो? अच्छा, इसे देखो कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे AW। अच्छा, ए का मतलब क्या हो? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा, समाना तुल्य, इस समाना तुल्य को हम इसे कहते हैं W। क्या कह दिया सर? W। अच्छा, ए का मतलब क्या हो? उष्णकटिबंधीय। W का मतलब शुष्क शीत ऋतु। इसके बारे में लिख दोगे, क्या लिखोगे? जब व्यापारिक पवनें महाद्वीप के पश्चिमी भाग की ओर बढ़ती है तो उनके अंदर आर्द्रता रहित होने लगती है। उनकी लिख दोगे? वहां पर 20 से 25 से 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 25 से 30 सेंटीमीटर तक, 25 से 50 सेंटीमीटर तक मध्य वर्षा होती है। 25 से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इस प्रकार यह भाग सूखे की स्थिति में आ जाता है, और सूखे की स्थिति में आ जाता है। यह भाग क्या कहलाता? सवाना तुल्य जलवायु। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। लिख दोगे? क्योंकि इसका जो आविष्कार है ना, पहली बार देखा गया था ऐसी जलवायु को तो सूडान में देखा जाता, वो भी अफ्रीका के अंदर पाया जाता। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? अब हमें इस तक आगे पढ़ना चाहिए, और हमें ना मरुस्थल वाला बी पॉइंट पे चलना चाहिए। कौन से पॉइंट पर? बी पॉइंट पे चलना चाहिए। अभी तो ए तो हमने पढ़ लिया, ए वन तो हमने पढ़ लिया भाई। कैंडोल ना कितने भागों में बांटा था? 5 भागों। एक तो पहले का नाम था A, B, C, D और E।
ये नाम दिए थे कैंडोल के आधार पर, कैंडोल का जो वनस्पति वर्गीकरण था उसका उस आधार बनाते हुए ये नाम दिए थे कोपेन। तो कोपेन के अंदर जो ए वाला था ना हमने उसका सारा पढ़ लिया। अब कोपेन का जो बी वाला था ना अब उस दूसरे बोर्ड पर चल रहे हैं, उसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। चले कोई दिक्कत? चलो।